हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एनसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एनसीएफ को पढ़ लिया, आज की क्लास को अच्छे से कर लिया, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे 150 में। क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें लिखा होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ के अनुसार इस तरह से। तब ये एनसीएफ जो है, जितने एनसीएफ को नहीं पढ़ा है वो सीटेट को कभी पास नहीं कर सकता। क्योंकि एनसीएफ क्या है पता, एनसीएफ एक नींव है जिसके ऊपर जो है सीटेट खड़ा किया गया है। सीटेट का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक एनसीएफ को ना पढ़ा जाए। एनसीएफ के आधार पर ही सीटेट को एग्जाम को लिया जाता है। तो सीटेट के लिए इतनी ज़्यादा एनसीएफ इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले तो पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन अभी करेंगे। बहुत आराम से क्लास को देखें, इत्मीनान से देखें, ठीक है। मैं कोई भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करने वाला, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। एक बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी, तब आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मतलब ये है कि ये 2005 में बना था। राष्ट्रीय रूप पाठचर्या की रूपरेखा 2005। अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा जाता है, टेट में। इतिहास, ठीक है, इसका क्या है। एनसीएफ 2005 1993 की यशपाल समिति पर आधारित है। जो यशपाल कमेटी थी उस पर आधारित है। कौन? हमारा एनसीएफ 2005। इसके अध्यक्ष थे समिति के प्रोफेसर यशपाल, निर्देशक थे डॉक्टर कृष्ण कुमार। और एनसीएफ को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बनाया किसने। सभी एनसीएफ को जो है किसने बनाया है? एनसीईआरटी ने बनाया है। अब जो एनसीएफ हमारी है 2005, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में किया गया है। ठीक है, ये बहुत हल्का फुल्का हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें बात किस चीज़ की गई है एनसीएफ में। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है एनसीएफ में। चलिए अब पढ़ते हैं वन बाई वन। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, उनकी जो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो एक निबंध था उस पर यह आधारित है। और एनसीएफ 2005 को जो लर्निंग विदाउट बर्डन वाली रिपोर्ट जो थी यशपाल कमेटी की सिफारिश पर आई थी 1993, मेन पॉइंट उसके हैं। और जो बेस इसका है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया, जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। तो ध्यान रखना कि किस के ऊपर आधारित है, सभ्यता और प्रगति से ली गई है। जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब एनसीएफ 2005 है, 2005 है, 5 है तो थोड़ी ट्रिक बना लो। लास्ट में 5 है तो ये 5 सिद्धांतों पर ही आधारित है। इसमें कितने सिद्धांत हैं एनसीएफ में? 5 सिद्धांत। अब इन 5 सिद्धांतों को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीएफ को समझ लिया, याद करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद करना प्लस समझ लिया, तब आपके क्वेश्चन सभी सही हो जाएंगे। अगर आप सीटेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सीखे हुए ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ने की बात की जा रही, वास्तविकता से जोड़ने की बात की जा रही, तो वो बात सही होगी। क्योंकि एनसीएफ हमारे 5 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत हमारे पढ़ते हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। किनके अंदर? नागरिकों के अंदर। जैसे समानता है, ठीक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है, इन चीज़ों का विकास करना बच्चों में। पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित ना हो। कभी भी रटने वाला ऑप्शन को चूज मत करना, वो हमेशा 100% गलत होगा, बल्कि समझ आधारित हमको पढ़ाना है। चौथा सिद्धांत। 5वां सिद्धांत, पाठचर्या का विकास या संवर्धन
इस प्रकार से हो कि वह बालकों के सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध करवाए। बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो, मतलब मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, बच्चों का सभी प्रकार का विकास हो। तब ये 5 सिद्धांत हैं। इन पांचों सिद्धांतों को अपने माइंड में सटा लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बात कही गई है एनसीएफ में। देखिए, पाठचर्या एवं व्यवहार के संबंध में एनसीएफ पर देख लीजिए क्या क्या है, क्या कहा है। पाठचर्या एवं व्यवहार, सीखना। एनसीएफ के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। पहले तो सीखना क्या है? एक प्रक्रिया। कभी भी प्रोडक्ट लिखकर आए उत्पाद, सीखना उत्पाद नहीं होता, सीखना एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय, अब जहाँ कहीं भी सक्रिय वर्ड आपको मिल जाए वो पॉजिटिव है, वो सही है। सक्रिय रूप से गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करते हैं। कौन? बच्चे। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया। जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान का निर्माण कहाँ करते हैं? समाज में करते हैं, सोसाइटी में करते हैं। अर्थात हम समाज में अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं। इसको किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है। सेकंड, बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए। आप बच्चों को कभी भी क्लास में डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, और उनको क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से जोड़ सके, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट, उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने, याद करने की बजाय अपने शब्दों में जवाब देने, अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए, कुछ भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, अगर जो कि बुक में आपकी लिखा हुआ है, आपने लिखवाया है बच्चे को प्रॉपर रूप से कॉपी में। अब बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पा रहा है। आपने मान लीजिए लिखवा दिया है कि ये वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, बच्चों उनके नाम नहीं बता रहा है, केवल जो आपने लिखवाई हैं उनके उसको नाम प्रॉपर रूप से नहीं पता, जो आपने कॉपी में लिखवाई हैं। मान लीजिए आपने 10 सब्जियों के नाम कॉपी में लिखवाए, बच्चा तो उसको नहीं बता पा रहा कॉपी वाली, लेकिन वो अलग, तब आप क्या कह दे, कोई बात नहीं, कॉपी वाली नहीं याद है, बाहर वाली और कोई याद है तो वो बता दो। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ऐसा नहीं है एक ही तरीके से उत्तर को रटवाने पर, सीखने पर याद है। उससे संबंधित कोई चीज़ है वो पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से आपको अपने अंदर लचीलापन बना के चलना है, ना कि अपने को कठोर रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन सीटेट में आ जाए जिसमें लचीलापन की बात की गई हो, वो हमेशा सही होगा, और कठोर वाला गलत हो जाएगा। चाहे वो टीचर कठोर हो, चाहे वो पाठचर्या हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, कुछ भी हो, कठोर नहीं, सभी चीज़ें लचीली रखनी है। अब देखते हैं अंतःक्रिया का अर्थ क्या है। हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं अंतःक्रिया अंतःक्रिया, लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार। अब अंतःक्रिया होती क्या है? आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य, अपने कार्य के द्वारा व भाषा भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना कहलाता है। मतलब संपर्क करना, उनसे बातचीत करना, किसके माध्यम से? अपने कार्य के माध्यम से और भाषा के माध्यम से। इधर उधर घूमना, खोजना, अकेले काम करना या अपने दोस्त या वयस्कों के साथ काम करना, भाषा को पढ़ना, अभिव्यक्त करना, पूछने और सुनने के लिए प्रयोग करना, इन सभी से बालक सीखता है। कुल मिला के बालक जो है घूमने से भी सीखता है, दोस्तों से भी सीखता है, सभी प्रकार से सीखता है, केवल स्कूल में ही नहीं सीखता है। आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए। अध्यापकों को केवल ज्ञान हस्तांतरित ट्रांसफर करने वाले के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तब ये मत समझिए कि आप सब कुछ जानते हैं, बच्चा बेवकूफ़ है, बच्चा कुछ नहीं जानता है, बच्चा खाली घड़ा है। बच्चे को खाली घड़ा जो है जॉन लॉक ने कहा, जो कि गलत है। अब इस अवधारणा को अमान्य कर दिया गया। जो एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक, इन्होंने कहा था जो बच्चा होता है वो खाली घड़ा होता है, उसमें ज्ञान टीचर भरता है, जबकि ये चीज़ गलत है। अब जीन पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म चल रहा है, रचनावाद चल रहा है कि बच्चे ज्ञान से
लबालब भरे हुए होते हैं और वो जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ को आपको मान के चलना है। ज्ञान को जानकारी नहीं समझना चाहिए। ज्ञान क्या है? जानकारी और ज्ञान में दो चीज़ें होती, देखिए एक तो होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। मैं आपको डिफरेंस बताऊं, समझ, यही तो समझना है हमको। देखिए एक है हमारी जानकारी, जानकारी, इधर है हमारा ज्ञान। इनमें अंतर क्या होता है? देखिए जानकारी क्या है? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे, ठीक है। अब ज्ञान कहते हैं हम नॉलेज, नॉलेज। मैंने पूछा बताइए लाल किला कहाँ बना हुआ है? बच्चों ने कह दिया दिल्ली, ठीक है, बच्चों ने आंसर कर दिया दिल्ली। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल नॉलेज, उनको पता दिल्ली में है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने पूछा बच्चों लाल किला के बारे में कुछ हमें बताइए, आप क्या क्या जानते हैं लाल किला के बारे में? तब बच्चों ने स्टार्ट किया कि इसको शाहजहां ने बनवाया था, कब बनवाया था, क्यों बनवाया था, ये कहाँ है, दिल्ली में क्यों ही बनवाया, ठीक है, यमुना नदी के पास में है। तो बच्चे इसके बारे में ऑल अबाउट जितना कुछ भी जानते हैं वो सब बताएंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को रटा नहीं जा सकता है, इनको रट नहीं सकते आप। ये सभी बच्चे अपनी अपनी प्रकार से एक्सप्लेन करके बताएंगे, फैक्ट को हम याद कर सकते हैं। तब ये क्या हो गया? ये ज्ञान हो गया। अब भारत में इसमें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। इन्फॉर्मेशन हो गई, आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने ज्ञान के शब्द में पूछ लिया कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? तब ये क्या हो गया? ये हमारा ज्ञान हो गया। तो हमको बच्चों को ज्ञान देना है, ज्ञान सिखाना है, ना कि केवल जानकारी। तब आप जो है अलग अलग मान के चलना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। अब सीखना और ज्ञान क्या है? अब देखिए एनसीएफ ने यही चीजें चर्चा की गई है। अब बताइए सीखना क्या है और ज्ञान क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बिंदु हैं सीखने की प्रक्रिया के? समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, जो हमें अपने माता पिता, भाई बहन, ठीक है, समाज से मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में स्वयं ज्ञान को सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है, जिससे बच्चे अपने आप से ज्ञान को सीखे, ज्ञान को सृजन करें। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, हमने देखा होगा ऑप्शन हमेशा सही होता है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। अब बाल केंद्रित का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसे आ गया क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, मतलब है, क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बच्चों के अनुभवों, अब देख समझ लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों मतलब उनकी आवाज और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। कुल मिला के पहले बच्चे हैं, बच्चे प्राइमरी है, टीचर सेकेंडरी है, टीचर गौण है, ठीक है, द्वितीयक है, पहले बच्चे हैं। मतलब पहले बच्चे के अनुभव को आपको प्राथमिकता देनी है, उनकी आवाज को प्राथमिकता देनी है और बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, ये आपको सुनिश्चित करना है। इसके बाद आगे बच्चों की स्वतंत्र खेलों, ठीक है, अनौपचारिक औपचारिक खेलों। अनौपचारिक खेल वे होते हैं जो हम लोग अपने जो क्षेत्रीय गेम होते हैं या घर परिवार या गांव वगैरह के जो स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ जो जैसे औपचारिक खेल है जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है हमारा, ठीक है, बेसबॉल है, हाई जंप है, ये औपचारिक खेल है। और अनौपचारिक खेल बहुत से होते हैं, आप भी जानते होंगे, योगा है, ठीक है, आदि की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। एक खेल क्यों खिलाया जाता है? जिससे बच्चे जो हैं शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं। अब संज्ञान का अर्थ समझिए, तो समझ गए बाल केंद्रित का अर्थ, आप समझ लीजिए संज्ञान का अर्थ। संज्ञान किसे कहते हैं? कोग्निजेंस किसे कहते हैं? देखिए संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। एक टॉपिक है आपकी सीडीपी में, संज्ञान एवं संवेग, कोग्निशन एंड इमोशंस, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ, इससे ये क्वेश्चन हमेशा आता है।
और एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसका आंसर ये होता है कि कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इंटरवूवन। मतलब संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए होते, जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान का अर्थ कार्य व भाषा, ठीक है, अपने कार्य के द्वारा या भाषा के माध्यम से स्वयं, अपने आप और दुनिया को समझना है, ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मतलब हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बुनियादी क्षमताएं उनके बौद्धिक विकास, ठीक है, जो उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मूल्यों और कौशलों के एक आधार तैयार करती हैं। अब ये सभी चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करती चलनी सीखनी है। अब देखिए आगे हम चलते हैं अवलोकन क्या। अब जे वर्ड्स अपने जो क्वेश्चन हो उसमें ढूंढना। अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श, ज्ञान की विषय वस्तु, विद्यार्थियों की सहभागिता। अगर कहीं पर भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अगर बच्चों की सहभागिता उसमें नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो पढ़ाना सिखाना वो बेकार है, वो निरर्थक है, ठीक है, वो निष्क्रिय है। जबकि ज्ञान कैसा होता है, सक्रिय होता है। इसलिए आपको अवलोकन, अन्वेषण और इन पर आपको ध्यान देना है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, पहले थ्योरी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, टू द पॉइंट होकर हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीएफ के महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए इसकी मेन पॉइंट्स देख लीजिए, जिन चीज़ों को आप याद कर लीजिए बिल्कुल। जैसे एनसीएफ ने कहा है, एनसीएफ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एनसीएफ के अनुसार बहुभाषावाद है एक संसाधन, रुकावट, समस्या, ठीक है। तब आपको क्या है, बहुभाषिकता एक संसाधन है। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेलिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, द्विभाषिकता या बहुभाषिकता क्षमता, संज्ञानात्मक वृद्धि, विस्तृत चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धि के स्तर को बढ़ाती है। देखिए बहुभाषिकता की बात क्यों की जाती है, द्विभाषिकता की बात क्यों की जाती है। द्विभाषिकता का मतलब होता है बाइलिंगुअल, ठीक है, और बहुभाषिकता का मतलब होता है मल्टीलिंगुअल। मल्टी माने बहुत होता है और बाई माने दो होता है। यहाँ पर बाई वर्ड मिल जाए उसका मतलब दो होता है, मल्टी का मतलब बहुत तो होता है। देखिए अगर कोई जैसे बच्चा है, जैसे मैं हूँ, अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे फादर हैं और जो मेरी मदर हैं, जो माता जी हैं, दोनों लोग हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, दोनों लोग हिंदी बोलते हैं। तो मैं जो उनका बच्चा हूँ, ठीक है, मैं भी हिंदी ही बोलता हूँ, तो मैं एक ही भाषा सीख पाया, समझे रहे ना। अगर क्या होता कि जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, जे बोलते पंजाबी, या मान लीजिए जे तमिल बोलती, इनको तमिल आती, मम्मी को हिंदी आती, मम्मी मेरी हिंदी जानती, तब मैं कौन कौन सी लैंग्वेज सीखता। तब मैं सीखता दो लैंग्वेज में, तमिल भी सीखता, हिंदी भी सीखता। तब मेरा जो संज्ञानात्मक ज्ञान होता, जो मेरी समझ होती, वो ज़्यादा होती। क्यों, मैं तमिल भी सीख लेता, मैं हिंदी में भी चीज़ों को समझ लेता। अब मैं केवल हिंदी में ही चीज़ों को सीख सकता हूँ। इसलिए बहुत सी भाषाओं को पढ़ाने की बात कही जाती है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से समझाना। गणित को हमको कैसे पढ़ाना है, विभिन्न तरीकों से, एक ही प्रकार से नहीं। गणित सामर्थ्य को बढ़ाता है। अब ये गणित पर क्या क्या कहता है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण करने की योग्यता का विकास करना। आप बच्चों को गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के दिमाग का गणितीकरण करने के लिए। मतलब वो कोई भी चीज़ है उसका लॉजिक समझ पाएँ, कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, कारण जानने का प्रयास करें। इसलिए गणित हमको पढ़ाया जाता है, किसी भी फील्ड में वो चाहे हो। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी तरीकों
एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम। ठीक है, प्रक्रियाओं की बात की जा रही, सीखने की प्रक्रियाओं को बोध माने होता अंडरस्टैंडिंग, समझ सके। ठीक है, आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को विज्ञान शिक्षण की अवधारणाओं को मुख्यतः, अब हमको जो अपर प्राइमरी लेवल है उस पर विज्ञान शिक्षण को कैसे लेना पढ़ाना है, गतिविधियों एक्टिविटीज के माध्यम से एवं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझाना है, पढ़ाना है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। देखिए फिर वो दैनिक जीवन वाली बात आ गई। लास्ट पॉइंट क्या है, आकलन का मुख्य उद्देश्य। आकलन क्यों किया जाता है बच्चों का, बताइए कौन बताएगा आकलन क्यों किया जाता है, जल्दी से बताएं। आकलन का मुख्य उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाना तथा उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना, रिव्यू करना। अब मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, फिर मैंने उसका असेसमेंट किया कि इसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। अब जो चीज़ उसने नहीं सीखी होगी फिर हम उसको दोबारा से सिखाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो इससे हमको ये चीज़ सीखने को मिलती है। इसलिए हम आकलन करते हैं बच्चों का। आकलन जो होता है वो बहुत जरूरी है सीखने की प्रक्रिया के लिए। आगे क्या है, स्वयं सीखने वाली गतिविधियां। जस्ट 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों के सतत गुणात्मक तथा अवलोकनात्मक आकलन का आधार होती हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनिक, अब देखिए ध्यान दीजिए, पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल पर जो आप बच्चों का आकलन करें, ठीक है, बच्चों की दैनिक गतिविधियों जो पर डे की हैं, डेली लाइफ की है, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होना चाहिए। आगे है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, चेतन और अचेतन दोनों रूपों में बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात, ठीक है, टीपी या टीचर पॉपुलर रेशियो कितना होना चाहिए, 130, मतलब एक टीचर 30 स्टूडेंट पर होना चाहिए, से अधिक नहीं होना, 2 बार नहीं लिख गया, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक को कक्षा कक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इतनी बातों को ध्यान रखना जब भी आप ऑप्शन चूज करें सीटेट में, कि आपको ये काम नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। जैसे रटने को प्रोत्साहित करना, आप रटने की प्रक्रिया को कभी भी नहीं बढ़ावा देंगे। बच्चों की आपस में तुलना, कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करेंगे कि जैसे हमारा ये क्लासरूम है, इसमें 2 स्टूडेंट हैं, ये हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल गीधड़ स्टूडेंट है, बेकार है, गधा है, ये हमारा ब्राइट स्टूडेंट है। आप तुलना नहीं करेंगे। डराना, धमकाना, मारना, पीटना, किसी भी प्रकार से आप पनिशमेंट बच्चों को नहीं दे सकते हैं। कंपटीशन को बढ़ावा आपको नहीं देना है। बच्चों को गौड़ समझना, ठीक है, आप बच्चों को कभी भी गौड़ मत समझना। गौड़ का मतलब सेकेंडरी, जैसे जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, बाल केंद्रीय शिक्षा, इसमें क्या बच्चे पहले हैं, प्राइमरी हैं, और टीचर जो है वो क्या है, सेकेंडरी है। टीचर का रोल क्या हो गया, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, जो टीचर है वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने वाला एक सुविधा प्रदाता हो गया है। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का रोल है, तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर लिख लीजिए, FACILITATOR,
टी8 फैसिलिटेटर, हिंदी में इसको लिखते हैं सुविधा प्रदाता। एक बार पूछा गया था, सुविधा प्रदाता। तो टीचर का रोल क्या है? सुविधा प्रदाता, मतलब सीखने में मदद करने वाला। अब आ जाइए क्वेश्चन पर जंप करते क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है। अधिगम का मतलब सीखना। सीखना कैसा होता है? सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। सीखना निष्क्रिय होता है, सक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय। मैंने आपको कीवर्ड्स जो पढ़ाए हैं उनमें भी बताया कि सीखना हमेशा सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता ही नहीं है। तो निष्क्रिय वाले ऑप्शन कट कर दो, पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, अब बचे दो, सक्रिय, सक्रिय। एक तो बात सही हो गई। अब क्या हम जो सीखना होता है हमारा जो होता है सामाजिक होता है। हम समाज में सीखते हैं, अपनी सोसाइटी में सीखते हैं, जिसकी बात लेव वाइगोट्स्की जी ने की है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। सो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। सीखना सक्रिय होता है और सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? कब बच्चे अच्छी प्रकार से सीखते हैं? अभी हम लोग एनसीएम में पढ़ के आए हैं, लेकिन निष्क्रिय तो होता ही नहीं कभी सीखना, कट कर दो। पुरस्कार एवं दंड, मैंने आपको बताया आप किसी भी प्रकार का कोई दंड कभी दे ही नहीं सकते, काट दो। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना, आप रटने को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे, रटना है, याद करना है। ठीक है, क्रेमिंग जिसको कहते हैं, रोट मेमोराइजेशन। तो ये भी गलत। जब 3 गलत हो गए तो सही यही बचा होगा। ठीक है, जिज्ञासा और अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापकों को, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को लेना चाहिए। बताइए भाई, बहुभाषिकता को आप कैसे लेंगे? क्लासरूम में आप एक टीचर बन गए हैं, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण एवं साधन, इसका मतलब संसाधन। तब आप बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेंगे, एक गुण समझेंगे। ठीक है, अच्छी चीज समझेंगे, ना कि गलत। तो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन सीटेट 2019 का पूछा गया है। मतलब किस अवस्था में बच्चे सबसे अच्छी प्रकार से सीखेंगे? देखिए, आपको मैंने बताया था, आप बच्चों को कभी भी डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, कभी भी भय नहीं होना चाहिए। भय के वातावरण में कभी बच्चा नहीं पढ़ता, नहीं सीखता है। तब अब ऑप्शन हमको चेक करने, उच्च भय, बहुत ज़्यादा भय, काट कर दो। उच्च भय, इसको भी काट दो। ठीक है, अब कुछ बात सही लग रही कि कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, 2 चीज़ें तो हमारी बच गई। अब या तो सेकेंड सही होगा या थर्ड होगा। अब बात एक बताइए, आम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, हारे हैं, थके हैं, उनमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है पढ़ने के लिए। क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ेंगे। जब तक बच्चे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए लालायित नहीं होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, तब तक बच्चे नहीं सीखते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाए? सेकेंड। ठीक है, कोई उत्तेजना नहीं, नो एक्साइटमेंट, तब भी गलत है। एक्साइटमेंट, बैलेंस्ड एक्साइटमेंट, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, नो फियर। बैलेंस्ड एक्साइटमेंट एंड नो फियर। तो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए, जो हम लोगों का परिवार है संजय अकेडमी, ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक करें सभी लोग। इससे हमको बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इन क्लासों को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, आपने देखा होगा, मैं क्लास के बीच में कभी भी नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, बस लास्ट में बोलता हूँ। अब आपको अगर अच्छी क्लास लगी है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है शेयर करें, और आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी। जिसने भी ज्वाइन ना किया हो वो चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए, डटे रहिए, जल्दी ही अभी हम लोग ये नीपी 2020 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जब से नीपी 2020 आई तब से इससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।